हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल A1 स्टडी पे। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बताइए, हाल समाचार सब ठीक है? दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सब सही होंगे। दोस्तों, चूंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तोलक के बारे में। उत्तोलक के बारे में जो कि रेलवे एग्जामों के व्यू से बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है। यहाँ से रेलवे में एग्जामों में क्वेश्चन आता है। दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलना चाहते हैं। जो भाई पहले का वीडियो नहीं देखे हैं वो 30 दिन मेरे संग सीरीज में जाके पिछले का 3 वीडियो आप देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और आज का पढ़ाई फिर हम लोग जारी करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग उत्तोलक के बारे में जानेंगे, फिर उसके प्रकार के बारे में जानेंगे, फिर उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद उसके एग्जाम्पल को जानेंगे और पुनः हम जानेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है इस चैप्टर से। क्योंकि सब कुछ पढ़ने के बाद भी हमको पता नहीं रहेगा कि क्वेश्चन किस तरह से आता है, तो फिर पढ़ना तो बेवकूफ़ी वाला बात है। इसीलिए हम पढ़ने के बाद पुनः क्वेश्चन पे चलेंगे। दोस्तों, बात करते हैं उत्तोलक। उत्तोलक क्या है? दोस्तों, उत्तोलक को हम आम बोलचाल की भाषा में मशीन कह सकते हैं। मशीन जो हमारे कार्य करने की क्षमता को आसान बना देता है। समझे? जैसे कुछ काटना है हमको, तो हम कटरनी का यूज कर लेंगे। अगर हम कुछ को धरना है तो पिलास का यूज कर लेंगे। तमाम बहुत सारे चीज हैं उत्तोलक में जो हमारे दैनिक कार्य को बहुत ही आसान बना देता है। बात करें दोस्तों उत्तोलक के बारे में, तो उत्तोलक की कार्य क्षमता 100% नहीं होती है। कहने का मतलब यह है कि उत्तोलक का कार्य क्षमता कभी भी 100% से ज्यादा नहीं, कम हो सकता है। वैसे भी आप लोग को पता होगा कि कोई मशीन का कार्य क्षमता 100% नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ कम होता ही है। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें उत्तोलक के बारे में कि उत्तोलक में क्या है, तो यह बल आघूर्ण आगे के चैप्टरों में आपको इससे रूबरू करवा देंगे कि बल आघूर्ण क्या होता है। फिलहाल अभी हम लोग का जो टॉपिक है उसको आप थोड़ा सा इसको माइंड में जाने दीजिएगा कि कुछ बल आघूर्ण होता है। दोस्तों, उत्तोलक बल आघूर्ण के सिद्धांत पे काम करता है। उत्तोलक बल आघूर्ण के सिद्धांत पे काम करता है। वहीं अगर हम इसकी बात करें तो इसके 3 बिंदु होते हैं।
पहला बात, इसके 3 बिंदु होते हैं, इसके 3 बिंदु होते हैं। वहीं इसके 3 प्रकार भी होते हैं। उत्तोलक के 3 बिंदु होते हैं और 3 प्रकार भी। कोई भी ऐसा कोई भी उत्तोलक नहीं हो सकता है जिसका 3 बिंदु ना हो। अगर वो उत्तोलक है तो उसका 3 बिंदु संभावित है कि होगा ही, होगा ही, होगा ही। दोस्तों बात करें कि वो 3 बिंदु कौन कौन है, तो सबसे पहले हम लोग, एक होता है भार बिंदु, एक होता है भार बिंदु, एक होता है भार बिंदु, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लोड पॉइंट। आपको इंग्लिश और हिंदी इसमें दोनों याद करना है, काहे कि हिंदी ज्यादा इसमें कठिन आपको लगेगा, हिंदी ज्यादा कठिन लगेगा। भार बिंदु तो आप समझ रहे हो कि इजी वर्ड है भार बिंदु, लेकिन दोस्तों आगे आप देखिएगा तो आलंब बिंदु, फिर बोलेगा आयास बिंदु या प्रयास बिंदु। तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों को याद रखना है, क्योंकि हम एक ट्रिक बनाए हैं जिसके साथ ही आप बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को आप कर पाइएगा, इस तरह के आप क्वेश्चन को कर पाइएगा। हालांकि वह हिंदी में भी हो सकता है, पर हम इंग्लिश में ज्यादा बेटर तरीके से बना दिए हैं। दोस्तों इसकी पॉइंट का बात करें, इसके पॉइंट का बात करें कि इसमें कौन 3 बिंदु होता है, तो सबसे पहले भार बिंदु होता है, जिसको लोड पॉइंट कहते हैं। उसके बाद आलंब बिंदु होता है, जिसको फलकम पॉइंट कहते हैं। उसके बाद आयास या प्रयास बिंदु से आप समझ रहे होंगे, आयास या प्रयास बिंदु, उसका मतलब होता है एफर्ट पॉइंट मतलब बल लगाने वाला एफर्ट पॉइंट, आयास या प्रयास बिंदु। दोस्तों क्या है ये बिंदु, इसको थोड़ा समझिए, इसको थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। दोस्तों भार बिंदु का मतलब होता है जहां पे वस्तु होता है उसी को भार बिंदु कहते हैं। जहां पे वस्तु होता है वहां को भार बिंदु कहते हैं। पुनः आलंब बिंदु की बात करें तो जहां पे पेच रहता है, मान लीजिए कोई भी 3 इंस्ट्रूमेंट रहेगा, कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट है, उसमें कहीं पे भार रहेगा, कहीं पे पेच रहेगा और कहीं पे प्रयास लगाया जाएगा बल से। तो यही 3 बिंदु के बारे में बोल रहा है कि भार बिंदु जहां पे वस्तु रहेगा, आलंब बिंदु जहां पेच से कसा रहेगा, कोई इंस्ट्रूमेंट कसा रहेगा पेच से, और जहां आयास या प्रयास बिंदु जहां बल लगाया होगा, बल लगाया जाएगा। दोस्तों अगर हम आगे बात करें कि प्राथमिक श्रेणी का उत्तोलक किसे कहते हैं, तो चूंकि इसमें आलंब बिंदु बीच में रहता है। प्राथमिक श्रेणी का उत्तोलक किसे कहते हैं, प्राथमिक उत्तोलक का श्रेणी किसे कहते हैं दोस्तों, जिसमें आलंब बिंदु बीच में, आलंब बिंदु हम किसको बताएं, आलंब बिंदु मतलब पेच बीच में रहे। ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जो आलंब बिंदु मतलब बीच में रहेगा पेच, थोड़ा सा सोचिए तो प्राथमिक उत्तोलक का कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जिसका पेच आप देखे होंगे अपने दैनिक अर्थ में, दिनचर्या में, कि बीच में रहता है। कोई इंस्ट्रूमेंट आप देखे होंगे तो आप बोलिएगा जी सर देखे हैं। पिलास हो गया, पिलास आप देखे होंगे, जिस तरह देखिए पिलास हो गया, तराजू हो गया, तराजू ऐसे लेवे वाला देखे हैं जो बेचता है, सब सब्जी उब्जी तौल के नहीं बेचता है, अब तो इलेक्ट्रॉनिक वाला चीज आ गया, पहले बेचता था, वही तराजू की बात कर रहे हैं। फिर कैंची हो गया, फिर उसके बाद पिलास हो गया, फिर उसके बाद नेल कटर हो गया। दोस्तों थोड़ा सा इसको आप एक बार एग्जाम देखिए, हम पारते हैं, आपको बताते हैं। देखिए मान ले जाए कि हम आपको बोल रहे हैं कि तराजू, देखिए यहाँ एगो पार दिए, देखिए यहाँ पे हम तराजू पार रहे हैं एगो, देखिए अगर
अगर आप बाजार गए होंगे कभी सामान लाने के लिए, तो इसी तरह के तराजू रहता है। यहाँ पे वो उधर लेते हैं, मतलब बेचने वाला यहाँ पे उधर लेता है तराजू को और वैसे लटकाता है, याद करिए। और इस पे रख देता है बटखारा, इस पे रख देता है बटखारा, उस पे रख देता है सामान, इस पे रख देता है सामान। इसमें आपको नहीं नजर आ रहा है कि यहाँ पेच है, यहाँ पेच है, यहाँ पे बीच में पेच है, यहाँ पे पेच है, यहाँ पे पेच है। देखिए आप ध्यान से देखिए, इधर तो पेच नहीं है, इधर नहीं है, लेकिन यहाँ पे पेच है, यहाँ पे पेच है। तो ये प्राथमिक श्रेणी का उत्तोलक इसीलिए कहा है कि जिसमें बीच में आलम्ब बिंदु रहे, बीच में आलम्ब बिंदु मतलब बीच में पेच रहे, बीच में पेच रहे। इसी देखिए यहाँ पे हो गया पेच, यहाँ पे हो गया पेच, यहाँ पे हो गया पेच, हो गया। तो इसी को कहा जाता है आलम्ब बिंदु। देखिए प्राथमिक श्रेणी उसे कहते हैं जिसमें आलम्ब बिंदु बीच में है। आलम्ब बिंदु बीच में है ना दोस्तों, आलम्ब बिंदु बीच में है कि नहीं, आलम्ब बिंदु बीच में नहीं। मान लिया जाए आपको तराजू के हम दिखा दिए, कैंची की बात करें, कैंची का, तो कैंची आप थोड़ा सा एक बार देखिएगा, कैंची किस तरह से रहता है, इस तरह से रहता है। एगो यहाँ से हो गया, यहाँ से ऐसे होता है एक हो गया, और यहाँ से एक ऐसे होता है। किस तरह से होता है जी, ऐसे करके ऐसे, इसी तरह से मतलब किसी तरह से तो होता है कैंची दोस्तों, हमको पार में नहीं आ रहा है पर होता है कैंची। देखिए मान लीजिए कैंची ऐसे इसी तरह से तो होता है भाई, इसी तरह से तो होता है, इधर से ऐसे, यहाँ से देखिए कैंची, कैंची ऐसी तो होता है कैंची। देखिए यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे बीच में, इस बीच में देखिए यहाँ पे बीच में पेच है ना, बीच में पेच है कि नहीं है ना, इसी को कहा जाता है। यहाँ पे पेच हो गया, यहाँ पे पेच हो गया, बीच में आप देखिए बीच में पेच है कि नहीं, भार कहाँ लग रहा है और बल कहाँ लग रहा है छोड़ दीजिए, बीच में पेच है कि नहीं। अगर बीच में पेच है तो समझिए वो प्राथमिक श्रेणी का उत्तोलक है। क्वेश्चन आपको इसी तरह से देता है दोस्तों, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन इस तरह से देता है कि इनमें से कौन प्राथमिक श्रेणी का उत्तोलक है और इनमें से कौन द्वितीयक श्रेणी का उत्तोलक है। तो आपको उसमें से देखना है कि कौन हो सकता है, अर्थात पिक्चर अगर दे दिया तब तो थोड़ा आसान हो जाएगा, अगर पिक्चर नहीं दिया तो आपको माइंड से सोचना पड़ेगा कि कहाँ किस तरह के रहता है। ठीक है, आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा कि तराजू हो गया और कैंची हो गया। उसी तरह नेल कटर, पिलास, पिलास भी आप देखे होंगे, पिलास भी देखे होंगे, ऐसे दोनों हाथ से ऐसे रहता है, इस तरह से रहता है, ऐसे ऐसे करते हैं, देखिए ऐसे ऐसे करते हैं, इस तरह से देखिए कैमरा भी दिखाते हैं आपको, इस तरह से करता है ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हो गया आलम्ब बिंदु, पेच यहीं पे है, बाकी दोनों जगह तो है नहीं पेच, पेच यहीं पे है, इसीलिए इसको कहते हैं प्राथमिक श्रेणी का उत्तोलक। दोस्तों अगर हम इसके आगे थोड़ा सा चले, तो कहता है द्वितीयक श्रेणी का उत्तोलक। द्वितीयक श्रेणी का उत्तोलक क्या है, द्वितीयक श्रेणी का इसमें भार बिंदु बीच में होता है। मतलब इसमें जैसे प्राथमिक श्रेणी का उत्तोलक क्या था, इसमें पेच था बीच में, पेच था बीच में, मतलब आलम्ब बिंदु। लेकिन द्वितीयक श्रेणी के उत्तोलक में कहता है भार बिंदु बीच में, भार बिंदु बीच में रहता है। मतलब भार बिंदु मतलब क्या हो गया दोस्तों, भार बिंदु जैसे सरोता हो गया, खैनी काटने वाला, जैसे बल आप देखे होंगे, खैनी काटने वाला आप कभी देखे होंगे, बाजार जाइएगा तो आप देखिएगा जो खैनी काटते हैं, मान ले जाए, देखिए यहाँ पे इस तरह के रहता है खैनी काटने वाला मशीन, इस तरह के, यहाँ पे ऐसे रहता है और यहाँ पे एगो ऐसे रहता है, फिर यहाँ से एगो ऐसे देखिए इसी तरह से रहता है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे ये ब्लेड एगो लगा रहता है, ये ब्लेड लगा रहता है, ठीक है। यहाँ पे तो ये है पेच, यहाँ पे रहेगा, पेच यहाँ पे रहता है, यहाँ पे इंसान हाथ रहता है, यहाँ पे हाथ रहता है, और यहाँ खैनी का बंडल रख दिया जाता है। मतलब यहाँ पे खैनी का बंडल रख दिया जाता है, खैनी का बंडल रख देते हैं। तो यही ना हो गया भार बिंदु का है, भार बिंदु का है कि खैनी पे दबाव लग रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए कोई इंसान है ऐसे ऐसे करके काट रहा है, का है वहां पे इसको दबाव लग रहा है, भार लग रहा है, क्या कि पेच तो मेरा यहाँ है, बीच में तो पेच है नहीं, बीच में क्या हो गया, भार हो गया। खैनी ऐसे ऐसे काट रहा है, बीच में भार लग रहा है, तो बीच में भार लगा तो द्वितीयक श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा।
दोस्तों आपको टेंशन नहीं लेना, आपके लिए हम ट्रिक बनाए हैं, आपको तुरंत याद हो जाएगा। आपको लग रहा है कि कैसे पता करें कि मतलब ई वाला होगा कि वाला, तो आपको थोड़ा सा हम समझा रहे हैं कि धीरे धीरे माइंड में आपको जाए। बाकी तो ट्रिक है, ये है आपको याद हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आप समझ लीजिए एक बार। उसके आगे का बात अगर हम करें तो उसके आगे कहता है देखिए इसमें हो गया सरोता, हो गया खैनी काटे वाला मशीन, हो गया नींबू निचोड़ने वाला मशीन। आप भी देखे होंगे नींबू निचोड़ने वाला मशीन, देखे कि नहीं? देखिए नींबू निचोड़ने वाला मशीन कैसे होता है? ऐसे होता है, ऐसे होता है, यहाँ से वो धारे वाला होता है, धारे वाला होता है, यहाँ पे वो हुक होता है, यहाँ पे वो हुक होता है, और उसके बाद भी ऐसे होता है, उसके बाद फिर इधर से वो ऐसे होता है, ये हुक से यहाँ पे सटल रहता है, और फिर ऐसे रहता है। देखिए आप जब भी देखिएगा तो इसी तरह का रहेगा, इसी तरह का रहेगा नींबू निचोड़े वाला मशीन। नींबू निचोड़े वाला ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से इधर नीचे मुझे, नीचे मुझे यहाँ पे नींबू डाल दिए, यहाँ पे नींबू डाल दिया, तो यहाँ नीचे मुझे गिरेगा, नीचे मुझे गिरता है रस, उसका गिरता है ना। यहाँ क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया भार बिंदु, भार बिंदु, क्योंकि यहाँ पे हम सामान को रखें, यहाँ पे हम बल लगा रहे हैं, यहाँ पे हम बल लगा रहे हैं, सामान को रखें। कहीं पेज तो मेरा आएंगे है, पेज तो मेरा आएंगे, बीच में तो हम बल को लगा रहे हैं, कि वस्तु बीच में है। उसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद अगर हम देखें तो तीसरा कहता है जिसमें प्रयास बिंदु बीच में रहता है। मतलब क्या प्रयास बिंदु? मतलब बल बीच में लगे, बल बीच में लगे। पहले सबसे पहले हम क्या देखें? जो पेच बीच में रहता है, पेच बीच में रहे। उसके बाद हम देखें कि जो भार बीच में रहे, मतलब वस्तु बीच में रहे। अब देख रहे हैं कि बल बीच में रहे, बल बीच में रहे, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, या उसमें क्या हो जाएगा, चिमटा हो जाएगा, हाथ का बेलचा, हाथ का बेलचा, हाथ वाला देखिए बेलचा, जो बालू उलू उठाता है, वो बेलचा का बात बोल रहा है, वो बेलचा का बात करें चिमटा की, तो चिमटा आप देखे होंगे जो मम्मी लोग बनाती है चिमटा, ऐसे देखिए रोटी बनाती है, आप लोग तो देखे कि होंगे। मान लीजिए देखिए इधर से वो ऐसे हो गया, इधर से वो ऐसे हो गया, ऐसे रहता है, और वैसे रहता है, ऐसे, यहाँ पे दबाया जाता है, यहाँ पे दबाया जाता है, यहाँ पे दबाया जाता है, और यहाँ से मुड़ता है। लेकिन हमको यहाँ से नहीं कुछ होता है, यहाँ से भी नहीं, बीच में दबाया जाता है, बीच में दबाया जाता है, चट चट ऐसे ऐसे। कितना लोग तो पिटाबो किया होगा, कितना लोग तो पिटाबो किया होगा चिमटा से। दोस्तों ये ऐसे ऐसे करेगा। देखिए यहाँ से रोटी धराता है, बीच में बाहर लगा, पीछे पेच हो गया, समझे? समझ गया? इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लीजिए। चिमटा हो गया, हाथ का बेलचा हो गया। दोस्तों आपको एग्जाम को भी थोड़ा सा देख के चलना है, क्योंकि क्वेश्चन तो एग्जाम्पल से भी आएगा। क्वेश्चन आएगा दोस्त आपका एग्जाम्पल से ही, क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम्पल से ही। आपको एग्जाम्पल दे के ही पूछा जाएगा कि कौन प्राथमिक उत्तोलक है, कौन द्वितीयक उत्तोलक है, कौन तृतीयक उत्तोलक है। आपको इस तरह से पूछा जाएगा, तो आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल पे ज्यादा गौर करना है। उसके बाद अगर हम उत्तोलक के सिद्धांत एगो होता है, उत्तोलक का सिद्धांत की बात करें तो उत्तोलक के सिद्धांत में फॉर्मूला एगो होता है भार गुने भार। उत्तोलक के सिद्धांत में एगो फॉर्मूला होता है भार गुने भार अगुने आयास गुने आयास भार। देखिए भार गुने आयास भुजा। तो इसको यांत्रिक लाभ के अर्थ दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो भार बटा आयास को इधर ले आइए, आयास हो गया, आयास भुजा बटा भार भुजा हो गया, यहाँ पे हो गया। अगर इसके 3 गो छोटा छोटा की है, इसको आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, या एक नजर आप देख लीजिए इसको, ये तो ऐसा हूँ याद हो जाएगा आपको। पहले देखिए पहला अगर बोलेगा, पहला श्रेणी का उत्तोलक की यांत्रिक लाभ का बोलेगा। अगर देखिए कोई बोलेगा कि पहला उत्तोलक के यांत्रिक लाभ, इसको आपको निकालना नहीं, आप ऐसे ही सोचिए ना, पहला श्रेणी के यांत्रिक लाभ को बोलेगा तो बोलिएगा एक से बड़ा अब बराबर, एक से बड़ा बराबर, ऐसे बोल दिया, एक से बड़ा बराबर, एक से बड़ा बराबर या छोटा। प्राथमिक श्रेणी के बोलेगा तब हम बोल रहे हैं, प्राथमिक श्रेणी के बोलेगा तब बोले एक से बड़ा बराबर या छोटा। अर्थात आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कि एक से छोटा एक और एक से बड़ा, एक से छोटा एक और एक से बड़ा। उसके बाद अगर आपको द्वितीयक बोलेगा तो आप बोलिएगा एक से बड़ा, द्वितीयक बोलेगा तो एक से बड़ा, और वहीं तृतीयक बोल दिया तो एक से छोटा।
बोलिए जल्दी। प्राथमिक उत्तोलक हम क्या बोले, एक से छोटा, एक और एक से बड़ा। प्राथमिक उत्तोलक क्या बोले, एक से छोटा, एक और एक से बड़ा। द्वितीयक उत्तोलक में हम क्या बोले, एक से बड़ा, और तृतीयक उत्तोलक में क्या बोले, एक से छोटा, एक से छोटा। आपको याद हो गया होगा दोस्तों। वहीं अगर हम थोड़ा सा ट्रिक से सोचे, ट्रिक की बात करें कि ट्रिक इसमें कैसे याद करें। मान लिया जाए कि एग्जाम में गए, हमको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है क्या नहीं, तो हम आखिर इसको कैसे बनाएं। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा इस पे देखना है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, पेच भार बल। पेच भार बल हमने आपको इंग्लिश इसलिए कहा याद करने के लिए कि पेच मैंने क्या होता है, फरकम। यहाँ देखिए फलकम है, पेच, तो एफ लिख दिए। भार के क्या था, लोड पॉइंट, तो लोड पॉइंट हम लिख दिए। देखिए यहाँ पे लोड पॉइंट मतलब भार। बल के क्या बोले थे, बल के क्या बोले थे, देखिए यहाँ एफर्ट पॉइंट यानी बल। तो आप थोड़ा सा याद करिए। रीजनिंग तो आप पढ़वे किए होंगे, रीजनिंग तो आप पढ़वे किए होंगे, रीजनिंग पढ़े होंगे ना दोस्तों। तो रीजनिंग के थ्रू से देखिए आप, एफ माने क्या, रीजनिंग के स्थान में एफ कितना अक्षर में आता है, 6 स्थान पे आता है। 12 में कुछ आता है, एल आता है। देखिए ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, एल एल मतलब 12, के बाद एल आता है 11 और 1 12, और ई कितना आता है 5। तो आपको इस तरह से याद करना है, 6 और 5 और बीच में 12, 6 5 11, लेकिन 1 बढ़ा के 12, समझे। 6 6 5 तो 11 हो गया, लेकिन 1 बढ़ा दीजिएगा, काहे कि बीच में बैठना है, तो बीच में सरकार रहते तो 1 बढ़ा के 12 कर दीजिएगा। जैसे ही आप 12 कर दोगे, 6 5 12, उसके बाद आप इंग्लिश वर्ड लिख देना, उसके बाद हो गया। जैसे आप तुम इंग्लिश वर्ड लिखेगा, अच्छा तो आप लोग इंग्लिश वर्ड लिखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि एफ है, तो आप समझ जाइए कि अच्छा जहां जहां ई आ रहा है समझिए ये बीच में है। ई जब आएगा तो ये बीच ही में आएगा। अगर बल की बात करें तो तृतीय उत्तोलक में बीचे में आ रहा है, तो देखिए ना बल बीच में है, यहाँ तृतीय उत्तोलक आयास या प्रयास बिंदु बीच में रहता है, मतलब बल बीच में रहेगा, बल बीच में रहेगा। ठीक है, सेटिस्फाई हो गया। भार बिंदु बीच में है, दूसरा में द्वितीय उत्तोलक में भार बिंदु बीच में है। देखिए द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में इसमें भार बिंदु बीच में होता है, तो दूसरा भी सही है। तीसरा में अगर हम पहला में अगर बोलेगा पेच, पेच पेच बीच में है, तो पेच बिंदु प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, इसमें आयास बिंदु बीच में रहता है, आयास बिंदु बीच में रहता है, मतलब मेरा तीनों सेटिस्फाई हो गया। तो दोस्तों आपको इसी तरह से याद रखना है कि एफ 12 और 5 यानी 6 और 5 11 और 1 12, 6 और 5 11 और 1 बीच में 12। जैसे आ गया उसको आप रीजनिंग के व्यू से उतार लीजिएगा, उसके बाद आप देख लीजिएगा कि कौन बीच में है कौन नहीं है। फिर आपको पता चल जाएगा कि जो कौन प्राथमिक श्रेणी का है, कौन द्वितीय श्रेणी का है, कौन तृतीय श्रेणी का है। आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छा से समझ में आया होगा। तो आप पहले इसको स्क्रीनशॉट मारिए। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे, तो ठीक है। और अब इतना ही था इस चीज में, उत्तोलक में। यहाँ इतना से ज्यादा आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, इतना से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों, ये हम बता रहे हैं, इस सच्चाई है। काहे कि ज्यादा पढ़ा देने या ज्यादा पढ़ लेने से कोई अथी नहीं, एग्जाम में जो आएगा वही पढ़िए, उतना ही काफी है। सिलेबस बहुत बड़ा है, उतना पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। काहे कि बनना है क्या चीज, रिपोर्टर, ना कि डॉक्टर। इसलिए क्या समझे, क्या है कि डॉक्टर बनने तो बहुत चीज होता है, रिपोर्टर मतलब थोड़ा थोड़ा सब कुछ, थोड़ा थोड़ा सब कुछ, सब चीज का ज्ञान जरूरी है। जनरल कंपटीशन, सामान्य अध्ययन। दोस्तों इसी के साथ आज का क्लास को विराम देते हैं, और जितने भी भाई नए जुड़े हैं, बहन नए जुड़े हैं, उनसे कहना चाहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाए।
क्या। और बाकी फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिए, बताइए क्या सही है क्या नहीं, क्या आगे करना चाहिए, कौन सा टॉपिक लाना चाहिए, और आप बताइए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं कल के सेशन में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।